सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी लास्ट 5 ईयर जीके की, इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे 96 जो है पार्ट करने वाले हैं भाई। ठीक है, आई होप आपने सीक्वेंस वाइज सारे पार्ट देख रहे होंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में तो ये वीडियो सीरीज को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि भाई सभी बच्चे जो है अपना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अभी जो हम फिलहाल क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं ये DHBVN, UHBVN और HVPN डिपार्टमेंट के अंदर जो है वैकेंसी आती है ना, उन्हीं के पेपर हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। और ये कौन सी जो पोस्ट है उसका पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, LDC लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कार्डर का जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, अल-बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। तो आप सभी जानते हैं थानेसर जो है वर्तमान में कुरुक्षेत्र जो है उसी को बोला जाता था। और उस समय बहुत सारी जो मूर्तियां होती थी ना, जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो किससे निर्मित करके बनाई जाती थी, तो वो कांसे से निर्मित करके जो है बनाई जाती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा विवरण हम जान लेते हैं। स्रोत की बात करें तो यह स्रोत मतलब कि ये कौन सा स्रोत, जो देवी देवताओं की उस समय मूर्ति बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी, कांसे की बनाई जाती थी। ये स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, तो ये स्रोत हमें अल-बरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना किताब उल हिंद, यहाँ से जो है ये विवरण हमें मिलता है। और किताब उल हिंद में एक और हमें जिक्र मिलता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पक्का ब्रह्म सरोवर है ना, उसका उल्लेख भी हमें जो है किताब उल हिंद के अंदर ही जो है मिलता है। ठीक है, स्थान भाई अल-बरूनी ने थानेसर वर्तमान कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक प्रमुख मंदिर का जो है उल्लेख किया है। मूर्ति का विवरण की बात करूं तो मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति, जिसे चक्र स्वामीन कहा जाता है, कांस्य धातु से जो है निर्मित थी। निष्कर्ष की बात करूं तो अल-बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में कांस्य से निर्मित देवताओं की जो है कई मूर्तियां थी। अन्य उल्लेख की बात करूं तो अल-बरूनी की इसी पुस्तक किताब उल हिंद में कुरुक्षेत्र के पक्के ब्रह्म सरोवर, ये देखो यहाँ पे आ गया ना, ब्रह्म सरोवर का भी विशेष रूप से जो है उल्लेख मिलता है, जिसे वह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल जो है बताता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और ये सारी जानकारी पूछी जाती है एचएसएससी अभी तक पहले भी ये जानकारी पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के, और आगे भी जो है क्वेश्चन यहीं से जो है एचएसएससी पूछने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में याद रखना है, ये ब्रह्म सरोवर के बारे में भी याद रखना है और मूर्तियों के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर स्थित है। तो कुछ जो है यूनिवर्सिटी में आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी बेहद जरूरी है। जैसे कि HAU के बारे में आप याद रखेंगे, HAU के बारे में आप समझ गए होंगे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर अवस्थित है, ये हिसार के अंदर जो है ये अवस्थित है। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी आप याद रखेंगे GJU। जितनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, GJU यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की बात करूं तो 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी कहां पर अवस्थित है, हिसार में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, कैसे लिखेंगे, विश्वकर्मा कौशल विद्यालय। ठीक है, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, कोई नहीं, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ठीक है, तो ये एक और सच्ची, ये तो रह ही गया इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना भाई रेवाड़ी में हुई थी। रेवाड़ी का मीरपुर गांव है। ठीक है, मीरपुर गांव है और यहीं पर इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी मैंने बता दी है, इनके जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर और जो है इनकी लोकेशन जो है आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे नीचे लिखा भी, ये देखो। ठीक है, ये मैंने GJU के बारे में बता दिया है, HAU के बारे में बता दिया है, विश्वकर्मा के बारे में, ये पलवल, अच्छा पलवल में है ना, मैंने क्या लिखा, अच्छा ये लिखा ही नहीं क्या, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना भाई, पलवल में ये अवस्थित है भाई। ठीक है, हरियाणा के पलवल में ये यूनिवर्सिटी
बनाई गई, ठीक है। और ये महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में अवस्थित है, ठीक है। अंजन थली उचाना करनाल में जो है 2016 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहां तक जानकारी क्लियर है। ऐसे ही डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक चीज से चार चीजें लिंक करनी पड़ेगी। एचएसएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये डू और डाई वाला चांस है आपका 2026 वाला, ठीक है। डू और डाई वाला चांस है आपका 2026 वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें गोल्डन चांस मिला है। अपना सेलेक्ट जो अपना चांस मिला है ना नॉर्मलाइजेशन के मेथड से, बहुत सारे बच्चों के जो है जो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, वो जो है मार्क्स 55-56 लेके आ गए हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चांस है, डू और डाई। अगर आप चाहे तो इस चांस को जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे। तो राजा अजीत सिंह जो है लाडवा रियासत के जो है राजा होते थे, ठीक है। कुछ प्रमुख विद्रोह बता देता हूं जो हरियाणा में हुए थे, ठीक है। जींद का विद्रोह कब हुआ था, जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था, ठीक है। जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह ने किया था। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह ने किया था। रानिया का विद्रोह 1818 में जावेद खान ने किया था। किसान का विद्रोह 1824 में सूरजमल ने किया था। बनावली का विद्रोह 1835 में हुआ था, यहां पे लिखे भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए ही यहां पर लिखी गई है भाई, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से बैठ के पढ़ते रहना, ठीक है। सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह ने किया था। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह ने किया था। रानिया का विद्रोह 1818 में जावेद खान ने किया था। किसान का विद्रोह 1824 में सूरजमल ने किया था। बनावली का विद्रोह 1835 में गुलाब सिंह ने किया था। कैथल का विद्रोह 1843 में गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था। यही पूछा गया था ना, कैथल का विद्रोह अजीत सिंह, अच्छा राजा अजीत सिंह पूछा है ना, ठीक है। और ये जो लाडवा का विद्रोह है ये 1845 में हुआ था, अजीत सिंह ने जो है ये नेतृत्व किया था। ये पूरी लिस्ट भाई याद रखना, यहाँ से 1 नंबर का एचएसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपसे ईयर पूछ लेगा या फिर जो है किस नेतृत्व किया किसने किया था वो पूछ लेगा, दोनों में से एक चीज पूछ लेगा। तो इस पूरी लिस्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, 16 जनवरी 2019 को, ठीक है। 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होते थे, तो मनोहर लाल खट्टर जी जो है उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। इनके द्वारा मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए किस पुरस्कार की जो है घोषणा की थी, तो ये शौर्य पुरस्कार की जो है इनके द्वारा घोषणा की गई थी। 4th का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे मैंने डिटेल से लिख दिया है, डिटेल से ही आप याद रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इन फ्यूचर में जो है स्टेटमेंट बनाकर भी जो है ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट बना देगा भाई, ये जो पुरस्कार है, शौर्य पुरस्कार है, ये कब स्टार्ट किया गया, 16 जनवरी 2019 को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार राज्य पुलिस बल के 71 शहीदों के नाम पर जो है शुरू किया गया था। राज्य के गठन 1966 के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है। इनके लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत जिस गांव या ब्लॉक में शहीद पुलिसकर्मी के स्कूल स्थित है, वहां के विद्यार्थियों को हर साल उनके साहसिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार के राशि के रूप में जो है 11,000 रुपए भी जो है यहां पर दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दोबारा अगेन से जो है ये पूछा जा सकता है। तो एवरीथिंग डिटेल आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, 18वें एशियाई खेलों 2018 में 800 मीटर में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता था। ये काफी पुराना करंट अफेयर है 2018 का, इतना करंट अफेयर पुराना नहीं पूछेगा। अभी अगर तो आपका एग्जाम कब होगा, 2026 में होगा। तो 2025 में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए होंगे ना, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए होंगे वो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। वहीं से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा करने की सोच रहा हूं कि 2025 का जितना भी करंट अफेयर का डाटा है ना, वो जो है पार्ट वाइज जो है आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूं, जिससे एक समय में जो है धीरे धीरे आप सारा डाटा याद रख लेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नीचे मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है मनजीत सिंह मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा भी गया है, देखो मनजीत सिंह ने 18वें एशियाई खेलों में 2018 में 800 मीटर दौड़ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप याद रखो ना रखो, क्योंकि 2018 से करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, डायरेक्ट स्टैटिक जीके है, आपसे पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा जो है
भाला फेंक का ये जो खेल है वो खेलते हैं। मनजीत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये जो है दौड़ दौड़ करते हैं भाई, एथलेटिक है, ठीक है। बजरंग पूनिया कौन सा खेल खेलते हैं, कुश्ती का खेल खेलते हैं। और लक्ष्य सुराण जो है ये निशानेबाजी का खेल खेलते हैं, यानी कि शूटिंग का जो है ये खेल खेलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस भारतीय खेल निशानेबाज ने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये भी काफी जो है पुराना करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात की गई है तो स्टैटिक जीके हम यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी भाई, आधुनिक ओलंपिक, ये स्टैटिक जीके हरियाणा जीके में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंडिया जीके में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बताइए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1896 में हुई थी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भाई शीतकालीन, बताइए शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत भाई साहब 1924 में हुई थी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, चलिए बताइए भाई, आपको दो तो पता है, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो आपको बताना है पैरालंपिक खेलों की शुरुआत मेरे भाई 1960 में जो है ये रोम में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, चलिए मैं ही पूछ लेता हूं, आप बताओ भाई कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत कब हुई, ठीक है। कॉमनवेल्थ खेलों की जो है शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब मुझे आप ये बता दीजिएगा ये शुरुआत किस देश में हुई थी, यूएसए में हुई थी, कनाडा में हुई थी, भारत में हुई थी, कहां पर हुई थी, ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये चारों जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आप याद रखेंगे, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछ ले, ठीक है। ये 4 लोकेशन दे दे, आधुनिक ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ, और यहाँ पे आपको ईयर दे दे आगे पीछे करके और कह दे कि भाई मैच द फॉलोइंग करके बताओ, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और मनीष भनवाला के बारे में भी आपको याद रखना है, ये जो है हरियाणा के सोनीपत जो है इनका पैतृक गांव है, और वर्तमान में जो है इनका जो बड़े होने की प्रक्रिया थी ना वो करनाल में, तो दोनों चीजें आपको मिलेगी, सोनीपत भी मिल सकता है और करनाल भी मिल सकता है। उस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन मिले ना वो आप बता देना कि अनीश भनवाल जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। सोनीपत इनका पैतृक गांव है और जो ये बड़े हुए हैं वो करनाल में हुए, ठीक है। मनु भाकर का आपको याद होगा झज्जर के गोरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये सारी डिटेल आपको ऐसे याद रखनी होगी, नीचे लिखा भी होगा, ये देखो अनीश भनवाला का जो जन्म है ना, ये देखो अनीश भनवाला का जन्म सितंबर 2002 में हुआ था, और निशानेबाज मनु भाकर का जन्म भी जो है, अच्छा ये दोनों का ही 2002 में हुआ है क्या, चलिए ये आसान हो गया भाई याद करने के लिए, ठीक है। अनीश भनवाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और ये मनु भाकर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शूटिंग का खेल खेलती हैं ये भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा के सोनीपत जिले, ये सोनीपत, बस ये याद रखना भाई, ये जो सोनीपत है ना, कई जगह आपको सोनीपत देखने को मिलेगा और कई जगह आपको करनाल देखने को मिलेगा, ये दोनों चीज़ आप याद रखना भाई, ठीक है। बाकी आपको पता है झज्जर के गोरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था मनु भाकर का, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स में हरियाणा का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये भीम अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। भीम अवार्ड हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये तो हो गया हरियाणा का। अब कोई पूछ ले भाई आपसे भारत का जो है खेलों के मामले में सर्वोच्च पुरस्कार बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, अच्छा इसका नाम चेंज कर दिया है भाई वर्तमान में, ठीक है। 2021 में जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है अब इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है करंट अफेयर से काफी पुराना करंट अफेयर पूछा गया है। हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता है। इतना आपको जो है लेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी जो पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं ना 2025 वाले, वो जरूर आप याद रखना है, ठीक है। पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, मैंने वीडियो भी बना रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वीडियो भी, ठीक है। इसी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाला किसने जीता था भाई, नीचे जो है पीडीएफ में आंसर दिया होगा, वहां से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे। तो मध्यकालीन इन चारों में से जो है कौन से मध्यकालीन जो है
प्रमुख कवि होते थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबदास हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान 1717 ईस्वी में हरियाणा के झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में जो है एक धनखड़ जाट परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। गरीबदासी पंथ के संस्थापक, वह गरीबदासी संप्रदाय के संस्थापक थे जिसका हरियाणा और पंजाब में आज भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। ठीक है। साहित्य के योगदान की बात करूं तो इन्होंने लगभग 24,000 शब्दों की एक पवित्र पुस्तक गरीबदासी ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ हरियाणा, पंजाबी और हिंदी भाषाओं में भक्ति साहित्य का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये गरीबदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना। झज्जर में माफ कीजिएगा, झज्जर में जो है इनका जन्म 1717 में जो है इनका जन्म हुआ था और गरीबदासी पंथ की जो है इनको संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और इनकी समाधि भी याद रख लेना भाई, 1778 में जो है इनकी मृत्यु होने के बाद इनके अवशेषों पर छुड़ानी गांव में एक समाधि मेमोरियल बनाई गई, जो आज एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल छुड़ानी धाम के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी है। तो किस हरियाणवी साहित्यकार ने जो है कृष्ण लीला लिखी है? तो मिश्रा गोवर्धन शाश्वत जी के द्वारा जो है कृष्ण लीला को लिखा गया है। ये हरियाणवी साहित्यकार है। ठीक है। यहां पर देख लेते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। कृष्ण लीला नामक हरियाणवी कृति की रचना मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने की थी, जो हरियाणा के एक प्रमुख साहित्यकार है और इन्होंने इस रचना के माध्यम से श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है, विशेषकर सांग शैली में जो है इसको लिखा है। ठीक है। रचनाकार मिश्र गोवर्धन सारस्वत हो जाएंगे, केवल मिश्र भी जो है इनको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? हरियाणा की गीत परंपरा डैश भाषा से प्रभावित है। तो कोरवी भाषा से प्रभावित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हरियाणवी की जो गीत परंपरा मुख्य रूप से कोरवी भाषा से प्रभावित है। कोरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, वह बोली है जो हरियाणा के साथ लगते पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। हरियाणा की अपनी स्थानीय बोलियां जैसे कि बांगरू हो गया, अहिरवाती हो गया, मेवाती हो गया, इसी व्यापक कोरवी भाषा का जो है समूह का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी जो है पुराना करंट अफेयर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का जो है डाटा आपसे पूछा गया है। जिला सड़कों की जो है लंबाई पूछा गया है। डोंट वरी, हम 2024-25 वाला देख लेंगे। ठीक है। 2024-25 वाला इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक आएगा ना, इकोनॉमिक सर्वे, वहां से जो है लेटेस्ट डाटा हम देख लेंगे, या फिर फरवरी में लेटेस्ट वाला आ जाएगा उसी को देख लेंगे। उससे पहले आपका एग्जाम भी नहीं होने वाला, तो डोंट वरी। ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? तो कैथल को जो है गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कैथल देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, बताइए गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है कहां पर अवस्थित है? पंचकुला में अवस्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर है? अंबाला में अवस्थित है। गुरुद्वारा पंजा खेड़ा साहिब कहां पर अवस्थित है? अंबाला में अवस्थित है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहां पर अवस्थित है? अंबाला में अवस्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर अवस्थित है? कैथल में अवस्थित है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर अवस्थित है? कैथल में अवस्थित है। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहां पर अवस्थित है? बिलासपुर में अवस्थित है। गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब कहां पर अवस्थित है? लाखन माजरा रोहतक में अवस्थित है। गुरुद्वारा मस्तगढ़ साहिब कहां पर अवस्थित है? मारकंडा कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। गुरुद्वारा नवमी पातशाही कहां पर अवस्थित है? कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है। तो ये सारी गुरुद्वारे मैंने यहाँ पर एक एक करके बता दिए हैं, तो इन सभी को आप याद रखना कि कौन सा गुरुद्वारा की लोकेशन जो है किस हरियाणा के जिले में पड़ती है। ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 काफी इजी है। एटलस साइकिल उद्योग हरियाणा के सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला गया? डैश प्रजनन केंद्र हरियाणा के भिवानी जिले में अवस्थित, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी अच्छा ये सारे लिख दिए क्या? चलिए कोई बात नहीं। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये तो आपको पता होगा ना, तो यहाँ पे लोकेशन और साल दोनों आपको याद रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? झज्जर में अवस्थित है और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? झज्जर में अवस्थित है, 1991 में
स्थापना हुई थी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में अवस्थित है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में अवस्थित है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं है भाई। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा में अवस्थित है और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकूला में अवस्थित है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकूला में अवस्थित है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है भाई, सारे आपको याद रखने हैं, लोकेशन भी याद रखनी है और ईयर भी, एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है ना वो भी आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, यहां पर और भी दिया गया है क्या, हरियाणा के दो स्थल जिन्हें अगस्त 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया, तो आप सभी जानते हैं भिंडावास और सुल्तानपुर जो है, भिंडावास झज्जर जिले में अवस्थित है और सुल्तानपुर गुरुग्राम जिले में अवस्थित है। 2021 में जो है इनको रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी जानते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, 1991 में इसको नेशनल का दर्जा मिला था, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले में है, इसको जो है 8 दिसंबर 2003 को नेशनल का दर्जा मिला था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी, तो कंडी विकास परियोजना की शुरुआत दो है। मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए 2003 में जो है हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में कंडी विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है भैया, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम जो है 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था, ठीक है। इसको वैसे लोकायुक्त अधिनियम 2002 भी बोला जाता है, लेकिन 2003 में इसको लागू किया गया था, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। पहले लोकायुक्त कौन था भाई, पहला लोकायुक्त, और वर्तमान कौन है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, वर्तमान और जो ये है, ठीक है। प्रीतम पाल पहले थे भाई, ठीक है, प्रीतम पाल जो है, ठीक है, प्रीतम पाल जो है पहले लोकायुक्त थे, और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हरिपाल वर्मा है, ठीक है, हरिपाल वर्मा हो जाएंगे। तो ये लोकायुक्त याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नीचे लिखा भी होगा, ये देखो, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 कहा जाता है। इसे 2003 में लागू किया गया था। राष्ट्रपति ने 6 जनवरी 2003 को इस अधिनियम को अपनी मंजूरी दी थी, और 27 जनवरी 2003 को राज्य सरकार की आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जो है लागू हुआ था। पहले लोकायुक्त कौन थे, प्रीतमपाल सिंह थे, 2011 में इन्होंने पदभार संभाला था, और हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं हरिपाल वर्मा है, 2021 को जो है इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया था, ठीक है। 2021 को किया था भाई, वर्तमान में भी यही है क्या, अपडेट करना, या फिर क्या पता चेंज हो गया हो 2025 में, कमेंट सेक्शन में बताना। 2025 में भी हरियाणा का जो लोकायुक्त है ये हरिपाल वर्मा ही है क्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है डैश प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा था, तो कब रखा था, ये 9 सितंबर 1932 को रखा था, 1932 को ही रखा था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है क्या नीचे, हाँ ये लिखा है, ये देखो, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने 9 सितंबर 1932 को हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग करने का प्रस्ताव रखा था। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि भाई सर्वप्रथम मांग हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी, ये बताना भाई मुझे, ठीक है, कि भाई सर्वप्रथम किसने की थी, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पीरजादा मोहम्मद ने की थी या फिर किसने की थी, आप मुझे फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया फजल अली आयोग का गठन
किस वर्ष में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं फजल अली आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था। भाषाई तौर पर जो है ये गठन किया गया था। फजल अली आयोग है ना, इसका गठन जो है 1953 में हुआ था। फजल अली आयोग में 3 सदस्य होते थे भाई, ये याद रखना, 3 सदस्य ये होते थे। 1956 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी और भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना था वो कौन बना था? एपी बना था। एपी यानी कि आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बना था। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती जो है वर्तमान में इसकी राजधानी हो जाएगी। नीचे लिखा होगा यहाँ पे देखो, फजल अली आयोग जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1953 में हुआ था। ठीक है, फजल अली आयोग में कुल 3 सदस्य होते थे। सैयद फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, के.एम. पनिकर सदस्य थे और एच.एन. कुंजरू जो है ये भी सदस्य होते थे। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। इसकी मांग के लिए पोटी श्री श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की थी, जिसके निधन के बाद जो है यह आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसे सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया जी के जहां जहां ऐड करनी इंपॉर्टेंट होगी ना वो मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, हरियाणा के किस त्योहार को श्रावण मास के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो तीज को बनाया जाता है। कहाँ गई तीज? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुगा नवमी भी त्योहार काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी याद रखना। ये गुगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर में ये मनाया जाता है भाई। ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में इसको बनाया जाता है। और ये लोक देवता कहाँ के हैं? तो ये लोक देवता राजस्थान के हैं। ठीक है, लोक देवता राजस्थान के हैं और इनका नाम क्या है? जाहर वीर जी है। ठीक है, जाहर वीर जी है। ठीक है, जाहर वीर जी। और इसमें क्या किसकी पूजा की जाती है? सांपों की पूजा की जाती है भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो गुगा नवमी के बारे में डिटेल से लिखा है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, हरियाणा की महिलाओं द्वारा जीता गया एक गहरे रंग का ओढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? कंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला गहरे रंग का ओढ़ना कंग कहलाता है, जो गहरे लाल रंग का होता है और पारंपरिक पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि कोटी एक जैकेट, अंगी, कमीज के नीचे और घुमटी कढ़ाई वाली ओढ़ी होती है, इसीलिए सही उत्तर जो है कंग हो जाएगा भाई। ठीक है, कंग के बारे में यहाँ पे लिखा है, गहरे लाल रंग का ओढ़ना होता है। कोटी होती है बिना बाह वाली जैकेट होती है। और अंगी क्या होती है? कमीज या सूट के नीचे पहने जाने वाली सूती कपड़े की होती है। और गुमटी क्या होती है? रेशम के बूंदी के काम की कढ़ाई वाली सूती ओढ़नी होती है। ठीक है, लड़कियों को इनके बारे में काफी अच्छे से जानकारी होगी, लड़के थोड़े से ध्यान दे लेना भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डैश एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो कौन सी है भाई? मिजई है, कमरी है, मुरेठा है या फिर दोहर है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुरेठा। मुरेठा एक प्रकार की क्या है? टोपी हो जाएगी भाई। ठीक है, नीचे लिखा है क्या? ये देखो, मुरेठा क्या है? टोपी का रूप है। मिजई क्या है? कपास की सिली हुई कामरी हो जाएगी। और कमरी क्या है? आधी बाह वाली कमर जैकेट हो जाएगी। दोहर क्या होता है? उत्कृष्ट हाथ से बनी हुई बड़े आकार की सूती चादर होती है। इन चारों के बारे में भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा 96 पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। बस वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर 2000 सिलेक्शन में सिलेक्शन चाहते हैं ना 2026 में, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और 8-10 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है 2026 में, वरना तो बहुत मुश्किल काम है भाई HSSC में सिलेक्शन लेना। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट PDF जो है रिजल्ट अपडेट है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।